हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंसकारी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और हमने रेजिस्टेंस टॉपिक तक कवर कर लिया था। अब हम नेक्स्ट करेंगे। रेजिस्टेंस बेसिकली एक डिवाइस भी है। रेजिस्टेंस को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सकें। रेजिस्टेंस आप उसकी फोटो नीचे दिख रही होगी आपको। तो रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। अब रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाने के दो कॉम्बिनेशन हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में मतलब एक लाइन में। अब यहां पे सेल है, हमने की को स्विच कर दिया, ये एमीटर है, ये करंट की रीडिंग को नोट करेगा। ये वोल्टेज का हमने सेल लिया। अब यहां से करंट जो जाएगा आई, वो यहां भी R1 में वही पास होगा। सिमिलरली अब करंट के पास कहीं और जाने का जब रास्ता ही नहीं है तो ये R2 में भी सेम करंट पास होगा, R3 में भी सेम ही करंट पास होगा। बट रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए इनमें पोटेंशियल जो होगा वो सब का डिफरेंट होगा। इस रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल जो होगा V1 होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल जो होगा V2 होगा और इस रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल जो होगा V3 होगा। अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि करंट कितना जा रहा है। I करंट जा रहा है और पोटेंशियल कितना सर्किट में V, और टोटल रेजिस्टेंस को हमने मान लिया RS। पोटेंशियल V है, रेजिस्टेंस RS है और हमने ओहम्स लॉ पूरे सर्किट पे लगा दिया। पूरे सर्किट पे लगा दिया तो हमारे पास आया V = IRS। फिर हमने क्या किया, R1, R2 और R3 पे अलग अलग ओहम्स लॉ लगाया। सबसे पहले R1 के थ्रू, इसमें करंट, सबसे मेन बात है सीरीज में करंट जो है वो सेम रहेगा हर रेजिस्टेंस के थ्रू। इसमें भी I, इसमें भी सेम, और R3 में भी करंट I ही रहेगा। तो R1 के थ्रू करंट I है बट पोटेंशियल चेंज हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है, तो इसमें पोटेंशियल V1 हो गया। बेसिकली पोटेंशियल जो है रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है इन तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू। V1 = IR1, यहां पे ओहम्स लॉ लगाया। फिर R2 के थ्रू ओहम्स लॉ लगाया, V2 = IR2। फिर R3 के थ्रू लगाया, V3 = IR3। अब हमें एक बात पता है कि जो पोटेंशियल है ये डिवाइड हो रहा है V1, V2 और V3 में। V1 की वैल्यू कितनी है, IR1। V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। V की वैल्यू, V की मतलब पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, IRS के बराबर। अब हम क्या करेंगे, I को कॉमन ले लेंगे, R1, R2 और R3, यहां पे IRS। I जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। RS कितना आया हमारे पास, R1 + R2 + R3। अगर सर्किट में हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है तो हमारी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, R1 + R2 + R3। अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स हों, मान लो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर हैं, तो उनको हम सिंपली RS क्या आएगा, R1 + R2 + R3 अप टू Rn। ये किसके लिए है, अगर हमारे पास n रेजिस्टर हूं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। सिंपली हमने क्या करना है,
R1 R2 R3 को R4 को जितनी भी रेजिस्टेंस दी हुई हैं उनको ऐड करना है और हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। रेजिस्टर्स को सर्किट में लगाने का दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह हम पैरेलल सर्किट में लगाएंगे रेजिस्टर्स को। R1 R2 और R3 रेजिस्टर्स को मैंने यहां पे पैरेलल में लगा दिया है। अब यहां से करंट आएगा, मैंने स्विच की को क्लोज कर दिया और करंट यहां से आएगा, पर यहां पे करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। यहां पे R1 रेजिस्टेंस में से जा रहा है करंट I1, R2 रेजिस्टर में से करंट जा रहा है I2 और R3 रेजिस्टर में से करंट जा रहा है I3। बेसिकली यही करंट जो है I करंट है, ये डिवाइड हो रहा है I1 I2 और I3 में। तो मैंने यहां पे लिख दिया I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मुझे क्या करना है, पूरे सर्किट में मान लो इन तीनों रेजिस्टर का जो टोटल कॉम्बिनेशन है उसको RP ले लिया। इसको हम टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी बोल सकते हैं या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी बोल सकते हैं। RP ले लिया और टोटल वोल्टेज जो है वो है V। इस सेल की बैटरी की वोल्टेज जो है वो है V और करंट इसमें पूरे सर्किट में कितना है, करंट I जो है फ्लो कर रहा है। तो यहां पे V इक्वल टू I RP। RP की जो वैल्यू है वो आ गई I की जो वैल्यू है वो आ गई V अपॉन RP। अब यहां पे हमने R1 के थ्रू, R2 के थ्रू और R3 के थ्रू ओहम्स लॉ को अप्लाई करना है। सबसे पहले R1 के थ्रू, R1 के थ्रू कितना है, V इक्वल टू I1 R1। क्योंकि पैरेलल में क्या है, करंट डिवाइड हो रहा है और पोटेंशियल जो है वो R1 R2 और R3 के थ्रू सेम है। यहां से हम पोटेंशियोमीटर या फिर वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल देख रहे हैं। ये R1 R2 और R3 के थ्रू, तीनों के थ्रू पोटेंशियल जो है सेम है। तो यहां पे V इक्वल टू I1 R1 आ गया, I1 की वैल्यू V अपॉन R1 आ गई। सेम हमने अप्लाई किया ओहम्स लॉ R2 के थ्रू, V इक्वल टू I2 R2, I2 की वैल्यू आई हमारे पास V अपॉन R2। सिमिलरली R3 के थ्रू I3 इंटू R3 और I3 की वैल्यू आ गई V अपॉन R3। अब ये जो तीन इक्वेशन आई हैं हमारे पास 1 2 और 3, ये हमने इक्वेशन मान ली A और इसको भी, इन चारों इक्वेशन को हमने A इक्वेशन में पुट करना है। I की वैल्यू V अपॉन RP, I1 की वैल्यू यहां से इक्वेशन 1 से V अपॉन R1, इसमें I3 की वैल्यू V, I2 की वैल्यू V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू V अपॉन R3। यहां से V को मैंने कॉमन निकाला 1 बाय RP, V और V कैंसल। अब हमने क्या करना है, V को कॉमन ले लेना है, 1 बाय RP इक्वल टू V, यहां पे हमने कॉमन ले लिया तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 और प्लस 1 बाय R3। V और V कैंसिल हो गए, 1 बाय RP कितना है हमारे पास, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये रेजिस्टेंस जो आई है हमारे पास पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और ये तीन रेजिस्टर के लिए। अगर मान लो हमारे पास ज्यादा रेजिस्टर है तो हम, मान लो हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं तो हम क्या करेंगे, जितने भी हैं उनको इसी तरह रेसिप्रोकली ऐड कर देंगे अप टू 1 बाय R। तो ये रहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाई रेजिस्टिव सर्किट में जिसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो, करंट जो है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन किसके साथ, एटम्स और आइंस के साथ। अब मान लो कोई हमारे पास वायर ऐसी है जैसे नाइक्रोम वायर होती है। अब नाइक्रोम वायर में क्या होता है, एटम्स और आइंस ज्यादा हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन को आगे पास नहीं होने देते। तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं एटम्स और आइंस के साथ और अपनी जो सारी एनर्जी है वो किस में बदल देते हैं, कोलिजन में हीट एनर्जी में बदल देते हैं। तो उसी से पैदा होता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम फॉर्मूला फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब हीटिंग इफेक्ट कितना होगा उसको हम फॉर्मूला फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले कोई भी सोर्स जो है वो चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करता है। हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है V = W/Q होता है। तो यहां से हमारे पास जो वर्क डन आया चार्ज को मूव करवाने के लिए वो कितना आया, Q × V। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। अब हमें करंट का फॉर्मूला पता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T, चार्ज पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। यहां से हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आई, I × T। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। थर्ड हमारे पास क्या है, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या था, V = IR। अब हमने क्या करना है, Q की वैल्यू को, Q की वैल्यू क्या है, I × T, V की वैल्यू क्या है, I × R, ओहम्स लॉ। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा वर्क डन का वो कितना आएगा, IR × IT। तो वर्क डन कितना आया, I² RT। अब यही वर्क डन जो है ये किस में बदल रहा है, हीट में बदल रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट, वर्क डन किस में बदल रहा है, हीट में बदल रहा है। तो हीट का फॉर्मूला हमारे पास आया I² RT। हीट किसके प्रोपोर्शनल है, जितना करंट ज्यादा होगा उतना हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी हीटिंग ज्यादा होगी, और जितने टाइम के लिए ज्यादा करंट फ्लो करे, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतनी हीटिंग होगी। तो ये आया हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।